हेलो एवरीवन। मेरा नाम मयंक है और मैं सोचता समझता हूँ कि आप सारे काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ बात करेंगे अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स के बारे में। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट से और या फिर आप आर्मी एयरफोर्स नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आपके लिए काफ़ी मदद करेगी। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, अगर आप 11th एंड 12th क्लास में हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या है, तो आप लोग तो एकदम फ्रेशर हो, आप लोग चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप पीसीएम से हो यानी कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री मैथ से, तो आप तीनों फोर्सेस में किसी में भी अप्लाई कर सकते हो। ओनली द कंडीशन इज़ दैट कि आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए सब में, और एग्रीगेट भी। प्लस एक चीज़ होती है इसमें TES, टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिससे आप डायरेक्ट जा सकते हो। उसमें आपकी कंडीशंस होती हैं कि आपको जेई मेंस क्लियर करा होना चाहिए, प्लस आपकी 60% से ज़्यादा आनी चाहिए। हालांकि जेई मेंस का करने के लिए आपको 75% चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी 60 से तो ज़्यादा होगी। दैट्स द कॉमन सेंस। लेकिन अगर हम आगे की बात करें, आपने कर ली 11th-12th कंप्लीट और आपके चांसेस भी ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे हमारी जो एज लिमिट्स होती हैं एनडीए की, वो है 17.5 से लेके 19.5 तक। तो जो भी कैंडिडेट इसके बीच में है वो अप्लाई कर सकता है। हालांकि मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये एज लिमिट मैंने आपको बताई है, ये आपके एंटर करने तक के टाइम पे है। जिस जिस डे आप गेट के अंदर एंटर कर रहे हो, उस टाइम, वो वाला टाइम पे आपकी कितनी एज है वो कंसीडर करा जाता है। तो इसे ऑलमोस्ट 1 साल या फिर 6 महीना पीछे ही लेके चलो, यानी कि 18-18.5, 18 और 18.5 जो एज है वो है इन एग्ज़ाम्स की। ठीक है, तो एक सेकेंड, यस। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि फ़ोकस करो उस पर। और अगर अदरवाइज़ आप मान लो कि नहीं कर पाते हो, तो आप क्या करोगे कि आपकी तो एज भी निकल गई लेकिन आप कर भी नहीं पाए, तो आप क्या करोगे? पहली चीज़, कभी भी डिफेंस जॉब्स के लिए ना प्रेफर है ये, एक चीज़ को नोट कर लो, डिफेंस जॉब के लिए ड्रॉप मत लेना कभी भी, क्योंकि इसमें एज लिमिट होती है, काफ़ी कम होती है। और ये एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी कम रिलेटेड होते हैं अदर एग्ज़ाम्स के लिए। और इसमें जो आगे के एग्ज़ाम होते हैं, अब कंसीडर करो आप ड्रॉप लेके बैठ गए 12th क्लास के बाद सिर्फ डिफेंस है इस एग्ज़ाम के लिए, एनडीए के लिए, तो आप सीडीएस के लिए काफ़ी लेट हो जाओगे। तो बेस्ट ओपिनियन तो ये है कि ओपन से डाल दो अपना ग्रेजुएशन और प्रिपेयर करते रहो एनडीए के लिए। जैसे ही एनडीए की एज ख़त्म हुई, सीडीएस में चालू हो जाओ। एनडीए में हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें नहीं हुआ, क्योंकि उसका सिलेक्शन रेशो अभी इंडिया की सबसे, शायद यूपीएससी में सीईएस जो है, एनडीए भी यूपीएससी का ही एग्ज़ाम है, तो एनडीए जो यूपीएससी का सीएससी का एग्ज़ाम है, उसके बाद से शायद सिलेक्शन रेशो इसी का है, तो सबसे कम। आईआईटी से भी हार्ड है एनडीए का एग्ज़ाम, क्योंकि इसमें एसएसबी आ जाता है। ऑल्दो रिटर्न इसका इजी है, बट एसएसबी इसको हार्ड कर देता है आज भी। मेरे टाइम पे इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक टू क्लियर अ इंडिया एग्ज़ाम, बट नाउ इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ स्टोन। अब की टाइम आपको जोग्राफ़ी भी आती है, पॉलिटिक्स भी आती है, और आपकी इकोनॉमिक्स भी आती है, आपकी बायो भी आती है। मेरे टाइम पे ये सारी चीज़ें कुछ नहीं आती थी, सिर्फ पीसीएम से रिलेटेड आता था इन 2020। आई एम टॉकिंग अबाउट 2020। और उस टाइम एसएसबी इसलिए सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता था। आज भी एसएसबी हार्ड है उसके रिटन एग्ज़ाम से, लेकिन रिटन एग्ज़ाम भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया है। शायद शायद नहीं, डेफिनेटली ये कोविड के बाद हुआ है, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम एजुकेशन स्टार्ट हो गई है, जब बहुत सारे टीचर्स आ गए हैं, तो एक के थ्रू दूसरे के थ्रू ये बातें फैल चुकी हैं कि ऐसा भी कोई एग्ज़ाम होता है। पहले लोगों को इतना पता नहीं था, तो इसमें कंपटीशन इतना नहीं था। डिफेंस के जो बच्चे थे, या फिर डिफेंस से रिलेटेड जो थे, या फिर जो बहुत अवेयर रहते थे, या उनकी फैमिली में किसी ने दिया हो, उनको ही पता होता था इस एग्ज़ाम के बारे में। ऑल्दो वो एक अदर टॉपिक आ जाता है, लेकिन हम इसके बारे में बात करें तो आप सीडीएस पे आ जाते हो। फिर सीडीएस का आपने क्या करना है, सीडीएस पे आपको फोकस करना है। आपकी साथ में आपकी ग्रेजुएशन होती रहेगी ओपन से, 3 साल आप फोकस करोगे सीडीएस पे, डेफिनेटली आपका निकल जाएगा। फिर भी आप मान के चलो कि नहीं निकलता है,
जिसका निकल जाता है वो वेल एंड गुड है, और 100% डेफिनेटली निकल ही जाएगा। अगर आप फोकस कर रहे हो 11 से लेके आपका ग्रेजुएशन में भी फोकस करी तो फिर वो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। लेकिन अगर नहीं निकलता है तो आपको क्या करना है, CAPF असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्ज़ाम होता है जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, देन डिप्टी कमांडेंट एंड देन कमांडेंट, उन चीज़ों के लिए होता है। और वो भी काफ़ी ही अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है। उस पर आप फोकस करो अपना, और उसका एक प्लस पॉइंट ये है, अगर आप उसमें फ़ोकस करते हो तो आपको अच्छा टाइम भी मिल जाता है, जो कि फ़ौज वगैरह में नहीं मिलता, पैरामिलिट्री फोर्सेस में मिल जाता है आपको आगे पढ़ने के लिए। तो आप IPS IAS के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर IAS के लिए, अगर आप उस जॉब प्रोफाइल से खुश नहीं हो तो। अदरवाइज़ आप खुश तो होगे, क्योंकि वहाँ पे भी ऑलमोस्ट फ़ौज रूटीन ही चालू, फ़ौज वाला रूटीन ही होता है, वैसे ही रगड़ा, वैसे ही उस्ताद, वैसे ही ड्रिल इंस्ट्रक्टर, वैसे ही सब कुछ। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, और जो रिज़र्वेशन कैटेगरी से हैं उनके लिए तो एक अच्छा ऑप्शन है ही, क्योंकि उधर हमें वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है जॉब, तो उधर रिज़र्वेशन देखने को मिलता है। ऑल दो जो हमारी डिफेंस फोर्सेस है वो प्रेसिडेंट के अंडर में आती है, तो वहाँ कोई हमें ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती रिज़र्वेशन टाइप। तो मान लो वो करो आप। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मान लो आपसे ND नहीं निकला और आप CDS पे आए, तो CDS के एग्ज़ाम का लेवल है यहाँ, CGL के एग्ज़ाम का लेवल है यहाँ CDS के कंपेयर में, और CHSL के एग्ज़ाम का लेवल है यहाँ, और आपका SSC GD के एग्ज़ाम का लेवल है यहाँ, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का है यहाँ, और SSC CPO जिससे आप SI बनते हो पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस में, उसका एक लेवल है यहाँ। तो आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो और आपने अपना फुल पोटेंशियल दिया है तो आप यहाँ तक तो पहुँचोगे ही, तो डेफ़िनेटली आप इस एग्ज़ाम के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हो और ये एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब्स में जाऊँगा तो नहीं मिली तो क्या करूँगा फिर, वैसे भी मैंने ओपन से करी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस बात यह है कि आपको फोकस रखना है अपने आप को एक ही चीज़ को लेके, और हार्ड वर्क करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। पर किस टाइम पे आप किस चीज़ पे हार्ड वर्क कर रहे हो इसका भी ध्यान रखना है। एक ही चीज़ के पीछे पागल नहीं होना है कभी भी किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। तो ये एक छोटा सा क्लियर एंड कट मैसेज था, छोटा मानो चाहे बड़ा मानो। तो ये एक वंडरफुल टॉक था और एक मैसेज था। आई होप कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। बाकी एक FCAT का भी एग्ज़ाम होता है, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हो, उसमें भी ग्राउंड ड्यूटी होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन में टेक्निकल नहीं लिया तो आप उस पर भी फोकस कर, मतलब तब भी आप उस पर फोकस कर सकते हो। फिर इनके बाद आप, अगर आपको तब भी लगता है कि मेरे जीवन में कोई कमी है, तो IAS IPS का एग्ज़ाम दो, और तब भी लगे कि कुछ कमी है, मैंने तो सब कर लिया, तो आप पढ़ाना स्टार्ट करो, गाइड करो, क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है जो एंडलेस है। आप एकदम अवेयर रहोगे कि क्या आज चल रहा है, क्या कल चल रहा था, क्या नहीं चल रहा। और अगर आप एक जॉब में चले गए तो जॉब में ही चले गए, फिर आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो काफ़ी चीज़ें इस दुनिया में बस करने वाला होना चाहिए। तो होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।